हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वीडियो लंबी होने की वजह से एक दिन हमारी वीडियो नहीं आई, उसके लिए जो मेरे को देखते हैं रेगुलर उनको मैं सॉरी कहना चाहूँगा। बाकी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है फिर भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा ये फॉर्मूला रिवीजन सीरीज है ये हमारी पहुंची है मैग्नेटिज्म को क्रॉस करके ईएमआई, एसी और ईएमबी तीनों को एक साथ हम करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। अगर चैनल में आपको कंटेंट पसंद आता है तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मैक्सिमम बच्चों को इससे बेनिफिट मिले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, इसको मैंने ऑलरेडी समराइज कर दिया है। टोटल ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटरिंग या क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली। इसकी जो यूनिट है बच्चों, यूनिट बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, जिसको डब्ल्यू से लिखते हैं, जबकि सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, और एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने लिख दी है। आगे अगर आप देखें तो इसका जनरली फॉर्मूला 5e BA cos थीटा, या आप इससे भी कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, आउटवर्ड फ्लक्स को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव। नेट फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस। कोई भी, चाहे आपका यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कोई भी केस हो, अगर आपको टोटल फ्लक्स पूछा जाए, टोटल फ्लक्स जो होगा वो हमारा जीरो होगा किसी भी क्लोज सरफेस का। डिफरेंट यूनिट की बात करें, देखिए बेसिकली फाई इक्वल टू आपका होता है B.A, ठीक है। तो जैसे ही फाई इक्वल टू B/A होगा आपका, आप ये कह सकते हैं, इसको ले लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों की, जो हमारा ये B है, B की जो हमारी यूनिट है वो हमारी क्या है? टेस्ला है। एरिया की है मीटर स्क्वायर। तो ये तो एसआई हो गई। लेकिन अगर एसआई की डिफरेंट यूनिट के टर्म हम इसको डिफाइन करें, जैसे न्यूटन मीटर में बायोसेवर्ट लॉ से जो हमने निकाला, या F=QEB से करें, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट मैंने सारी पॉसिबल यूनिट लिख दी हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। अगला जो मेरा इसमें टॉपिक है फैराडे लॉ, और इम्पॉर्टेंट है फैराडे लॉ। फैराडे साहब कहते हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होगा, चाहे सर्किट ओपन हो या सर्किट क्लोज हो। जब भी आप चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में तो वहाँ पर क्या होगा? एक फ्लक्स आपका इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। इधर सर्किट ओपन है, क्लोज है, लेकिन करंट आपकी इंड्यूस होगी जब सर्किट क्लोज होगा। तो फैराडे साहब के लॉ को थोड़ा और देखें अगर डिटेल में, ये उनका स्टेटमेंट हो गया, और उसके बाद हमने ये वाला एक इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया जिसको फैराडे लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें, इसमें फैराडे लॉ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या आ सकती है, जैसे आपसे इंड्यूस करंट पूछा जा सकता है, आपसे इंड्यूस चार्ज पूछा जा सकता है, इंड्यूस पावर पूछी जा सकती है। कई बार क्वेश्चन ये आता है फ्लक्स रिलेटेड में, कैसे आप फ्लक्स को चेंज करेंगे। तो चेंज आप तीन तरह से कर सकते हैं, इधर आप बी में चेंज कर दें, एरिया में चेंज कर दें, थीटा में चेंज कर दें, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, सॉरी, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे चलें, अगर सेकंड लॉ जो है हमारा, इसमें लेंज लॉ है। जो आपकी डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की वो इस तरह होती है कि अपोज करती है कॉज ऑफ करंट। जिससे भी करंट आपकी क्रिएट हुई है, ये जो हमारा इंड्यूस करंट है, जो भी सोर्स है उसके क्या करेगा? अपोज करेगा कि ये करंट यहाँ से कैसे हो गया। अगर क्लॉकवाइज से हो रही है तो करंट फिर क्लॉकवाइज का अपोज करेगा, और बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन में। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो कि मैं आज नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा आपको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक सेपरेट वीडियो आएगी इसके लिए, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब है मोशनल ईएमएफ। छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों की, जब भी कोई आपकी कंडक्टिंग रॉड
किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव की जाती है, कोई भी कंडक्टिंग रॉड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है, ठीक है। ये प्रोसेस फ्लक्स कटिंग भी कहते हैं। तो जो ये फ्लक्स कटिंग हो रही है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस रॉड के एंड टर्मिनल पे, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। काम की चीज़ इसमें क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, डायरेक्शन दी जाती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपने पढ़ा होगा फादर मदर चाइल्ड वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर, जैसे आप यहाँ पर उसको जोड़ते थे रजिस्टर को, कैपेसिटर को, वैसे ही ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर भी होता, इंडक्टर भी होता है। इंडक्टर मतलब इंडक्टिव जो हमारा एलिमेंट है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे आप रेजिस्टेंस को जोड़ते थे वैसे ही जोड़ेंगे। और ये कब लगेगा, जब कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर आप कंसीडर करते हैं कि भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो उस केस में फिर आपका क्या होगा, +2m और -2m ऐड हो जाएगा। +2m -2m कैसे ऐड होगा, मैं आपको इसको बता दूं, ये रहा। अगर आपकी इसमें करंट दोनों में, जैसे यहाँ पर दोनों में देख रहे हो आप, क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है, और ये कॉइल में देखना, इसमें क्लॉकवाइज है बच्चों, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के लिए आप प्लस यूज़ करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आगे देखें, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किया है, तो आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा ये वाला। अदरवाइज आपका ये होगा, अगेन वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जो प्लस साइन है वो क्लॉकवाइज के लिए है, और जो माइनस साइन है आपका क्लॉकवाइज के लिए है, और जो माइनस साइन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं इसके, और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें दोनों में ऊपर माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस जो लिखा है इसमें आप ध्यान रखना, प्लस होता है हमारा क्लॉकवाइज, माइनस होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर कभी ऐसा हो कि हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पढ़ना है, जो अगला टॉपिक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, आपने अभी भी ये पढ़ा कि अगर किसी इंडक्टेंस क्या है कि वो अपोज करेगा कोई भी चेंज अगर हो रहा है आपके उस सर्किट में, ठीक है। तो अगर आप किसी एक कॉइल, आपके पास एक ही कॉइल है, आपने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करी उस कॉइल में और वो चेंज करी, मान लीजिए आपने आई को चेंज करा, तो जैसे ही आप आई चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और सेल्फ इंडक्शन को बच्चों बैक ईएमएफ भी कहते हैं, बैक ईएमएफ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, एक ही कॉइल में काम होगा। अगर आप करंट को चेंज करोगे तो आपका अपोज करेगा ये करंट में चेंज होने का, जिससे कि ईएमएफ वो हो जाएगा, और ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ से कई बार आपसे क्या होता है, ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। तो अगर n आपका नंबर ऑफ टर्न है 1 है मान लो किसी में, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5I। तो इसको सॉल्व करें तो आपका 5 इक्वल टू हो जाएगा LI। तो कई बार इसका ग्राफ दिया जाता है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और I का, तो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो आपका कैसा होगा, इसका जो स्लोप होगा वही आपका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, जिसको L से दिखाते हैं, ठीक है। अगर यही प्रोसेस, जैसे एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल अभी देखेंगे, अगर यही प्रोसेस म्यूचुअल में हो जाए, म्यूचुअल में मतलब इसमें आपने क्या किया, करंट चेंज की, ठीक है। पहले कॉइल में मान लीजिए आपने करंट को चेंज किया, और जो फ्लक्स है वो दूसरे में चेंज हुआ, समझ रहे हैं। करंट आपने प्राइमरी कॉइल में पास करी और इसको चेंज किया, और इसकी वजह से सेकेंड कॉइल में फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, क्योंकि अपोज करेगा इस चेंज को। तो इसकी वजह से जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा, इस पूरी फेनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वही कहानी है कि जो N2 ∅2 है, सेकेंड में मान लो टर्न N2 है, ये सेकेंड कॉइल है, ये फर्स्ट है, तो इसका जो फ्लक्स है ये पहले वाले के करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे ही ये हटेगा बच्चों, तो आपका ये निकल के आएगा मास म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू I1, M फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे करंट कैरिंग कॉइल का तो आपको पता लग गया। अगर यहाँ पर सोचिए स्क्वायर, आपके पास कोई स्क्वायर कॉइल होती, स्क्वायर कॉइल का आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता, तो आपको ये तो पता है कि L की वैल्यू क्या है, N∅/I, ठीक है। और phi की वैल्यू क्या होती है,
फाई की जो वैल्यू आपकी होती है वो होती है एन बी ए अपॉन में आई। अब जो b है आपको b पता होना चाहिए, इससे पहले आपने b कैलकुलेट किया होगा। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, जैसे कोई ये सर्कुलर कॉइल है, इसके आपको सेंटर पे पूछेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें कोई करंट आई जा रही है अगर, तो वो कितना होता है ये आपको मैंने कई बार कराया भी है, वेल नोन है, आप इसको कर लेंगे। अगर इसकी साइड 2a है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 8√2 आई अपॉन ए। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न है तो n का इंटू कर दो। तो जैसे v की वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर दो, निकल के आ जाएगा। तो चाहे आपको ट्रायंगुलर का पूछा जाए, चाहे आपको स्क्वायर का पूछा जाए, तो आपको पता क्या होना चाहिए, b पता होना चाहिए और सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, एक इसमें हमारा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का रिलेशन ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सॉफ्ट आयरन या आइडियल कपलिंग होगी तो जो कोफिशिएंट ऑफ ये है आपका कपलिंग है ये 1 हो जाएगा। इसमें 1 रखने पे ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। अगर कोई एयर गैप है तो उस केस में ये 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, m/√L1 L2। ठीक है, दो कॉइल होंगे जिनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 दिया रहेगा, म्यूचुअल M होगा। अब देखो एक बहुत फेमस एग्जांपल है सोलोनॉइड का, कि सोलोनॉइड का आप सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालोगे और म्यूचुअल कैसे निकालोगे। तो वही बात है, आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया कि जो L की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, φ/I बस। और फाई क्या होता है, BA/I। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टर्न और एरिया पे क्या डिपेंडेंसी है, तो ये है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में कहानी थोड़ी बदल जाएगी, वहाँ पर N1 N2 हो जाएगा। और सोलेनॉइड में जो N है छोटा वाला, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, N/L। तो यहाँ पर अगर आप डिपेंडेंसी देखो तो आपका डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, देखिए ये N1 N2 है, तो N1 N2 जो हमारा M है वो किस पे डिपेंड करेगा, N1 N2 पे। ये हमारे n² पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि दो अलग अलग कॉइल हैं। और जो हमारा यहाँ पर लेंथ है या एरिया है वो A पे डिपेंड करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, आगे अगर इसमें हम चलें, जो हमारा अगला है इसमें वो क्या है, अब हम ये सोलेनॉइड तो कर चुके हैं, ये आपके एनसीईआरटी में है बच्चों, तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो हमारा यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न के आपके स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो जाएगी। और वहीं पर आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला पार्ट है इसमें ये डिपेंड करेगा N1 N2 पे। आगे चलते हैं कि एनर्जी स्टोर कितनी होती है। किसी भी सोलेनॉइड में जो एनर्जी स्टोर होती है, या इंडक्टर में देखिए आप एनर्जी स्टोर जो होती है, अगर उसका इंडक्टेंस L है और ये I है, तो एनर्जी स्टोर के डिफरेंट ये फॉर्मूले हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं। आपके जेई में, नीट में इन फॉर्मूलों को कई बार पूछा है, तो आप छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं ट्रांसफार्मर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफ़र जो होता है बच्चों, उसमें बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर तो सबसे पहले एक ऐसा डिवाइस है जो अप और डाउन करता है वोल्टेज में। ट्रांसफार्मर क्या करता है, अप एंड डाउन करेगा वोल्टेज में। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर जो हमारा आपका यूज होगा वो एसी पर लगेगा, डीसी पे वर्क नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर में ये जो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इसके, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है और स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को लो में बदलता है। और ये जो के लिखा है, ये के है टर्न रेशियो, और यहाँ पर ये के 1 से छोटा होता है, यहाँ पर 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आपके जो स्टेप अप हैं, स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न, मान लो जो हमारे स्टेप अप है, तो जनरली स्टेप अप मान लें, अगर आप प्राइमरी को मान लें, प्राइमरी कॉइल, और इसको सेकेंडरी मान लें, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें एनपी है, इसमें करंट आईपी है और इसमें वोल्टेज वीपी है। और वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें,
इस पे NS है, NS मतलब सेकेंडरी कॉइल या स्टेप डाउन का, और इसमें I स्टेप डाउन है, इसमें V स्टेप डाउन है। तो इनका जो रेशियो होता है बच्चों, ये आपका फिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो वो क्या होता है, अगर इसमें EMF भी ले लेते हैं आप, ये प्राइमरी ले लीजिए और ये सेकेंडरी ले लीजिए, तो इसका जो रेशियो होगा वो ऐसे होगा, सेकेंडरी ओवर प्राइमरी इक्वल टू N सेकेंडरी ओवर N प्राइमरी इक्वल टू, करंट हमारी अलग होती है, I प्राइमरी ओवर I सेकेंडरी। ये जो वैल्यू है K के बराबर होती है, ये K ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या टर्न रेशियो है। तो कुछ मेन पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मैंने सोचा कि जल्दी हो जाएगा रिवीजन, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्क करता है इसी पे, बेस्ड ऑन है म्यूचुअल इंडक्शन पे, और आपका ये आपको पता ही है कि इट कैन नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज एंड करंट साइमल्टेनियसली, फ्रिक्वेंसी को कोई इफेक्ट नहीं करता है। सॉफ्ट आयरन इसकी कोर के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका लो हिस्टेरिसिस लॉस है और परमिबिलिटी ज़्यादा है। करंट एकमात्र ऐसी क्वांटिटी होती है जो स्टेप डाउन में क्या रहती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें स्टेप डाउन में घटती हैं। क्लियर है यहाँ तक, बस करंट इंक्रीज होती है। अब ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होंगी, तो E1 I1 और E2 I2 बराबर होंगी। इफ़िशियंसी निकलती है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इंटू 100। टर्न रेशियो में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। स्टेप डाउन के लिए 1 से कम होगा, स्टेप अप के लिए 1 से ज़्यादा होगा। कुछ लॉसेस भी होते हैं बच्चों हमारे ट्रांसफार्मर में, जैसे जो कॉइल से लॉस होंगे, जो कॉपर लॉस होंगे, जैसे कि हीट लॉस हो सकता है, फ्लक्स लॉस हो सकता है, और जो कोर से होंगे, जो आयरन लॉस कहते हैं कोर के लॉस को, वो हिस्टेरिसिस लॉस हो सकता है, एडी करंट लॉस हो सकता है। फिर मैंने आपके लिए दोबारा एक फॉर्मूला चार्ट बनाया है, ये आप ज़रूर देख लें। आइडियल जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके लिए 100% कहते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अगला जो इसमें है वो है AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल जैसे ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्शन था, इसका EM इंडक्शन है। ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं इसके, एक आर्मेचर होती है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, स्लिप रिंग होंगी, और कुछ ब्रेसेस यूज होंगे इसमें। ठीक है, इनको एक बार बच्चों ये दोनों डिवाइसों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के यहाँ से चांस हैं, और नीट एग्जाम में तो काफ़ी पूछे गए हैं, अगर कोई नीट वाला मुझे देख रहा है, और जे में भी ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। आगे चलते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये मैं आपको अभी बताया था, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। तो होता क्या है, स्टेप अप में सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न होते हैं, इसमें प्राइमरी में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला है एडी करंट। तो एडी करंट होती क्या है, ये मैंने अगेन आपके लिए जल्दी हो जाएगा। करंट इंड्यूस होंगे कोई भी सॉलिड मेटालिक मास जब भी उसमें फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये इरेगुलर शेप में बच्चों हमारे चलती रहती है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मेटल, और मेटालिक बॉडी में ही ये हमें मिलेंगी। डायरेक्शन ऑफ करंट जो इसमें हमें दी जाएगी वो लेंज लॉ से दी जाएगी, और ये हमारे सर्किट के लिए अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, या आप कह सकते हैं डिवाइस के लिए अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। तो इसकी अगर हमें ये बुराई कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम इसकी जो बुराई है वो सॉफ्ट आयरन कोर लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो बच्चों यूज हैं, जो हमारे एडी करंट के जनरली यूज होते हैं, वो आप जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस करके आती है उसमें लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक में आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, अगर कभी पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक ब्रेक में यही यूज होता है, और स्पीडोमीटर में यही यूज होता है, स्पीडोमीटर में, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक बार पूछ लिया था, जे में पूछा था कि जो मेटल डिटेक्टर है वो कौन सी फेनोमेना में काम करता है, तो बच्चों रेजोनेंस फेनोमेना पे डिपेंड करता है, आगे आप पढ़ोगे वैसे ही ये पूछा जा सकता है। तो EM शील्डिंग में ये यूज होता है। ठीक है, तो एडी करंट के ये हमारे कुछ एप्लीकेशन हैं। आगे चलें, एक चॉक कॉइल नाम का डिवाइस भी हमारे वहाँ। चॉक कॉइल जनरली हाई इंडक्टेंस वाली कॉइल है, नेग्जिबल रेजिस्टेंस होगा, ना के बराबर, नहीं भी कह सकते हो। यूज क्या काम आता है बच्चों, AC सर्किट में किसी ऐसी सर्किट को कंट्रोल करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। पावर लॉस बहुत कम है, क्यों है अभी आगे देखोगे। XL जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो XL से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको RL सर्किट भी कह सकते हैं। आइडियली इसकी पावर 0 हो जाएगी। सॉफ्ट आयरन हम इसकी इम्प्रूव करते हैं इंडक्टेंस ऑफ कॉइल को बढ़ाने में। ठीक है,
आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही कह लो आप, ये है आपका बल्ब ग्लोइंग कंसेप्ट, और ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। तो इसमें 3-4 केस हो सकते हैं। जैसे एक, अगर आपके पास एक सोलोनॉइड है और उसके पास आयरन कोर है, वो बल्ब और डीसी सोर्स से कनेक्ट हुआ है, तो जब भी ऐसा होगा बच्चों, आप जैसे ही इसमें इस डीसी सोर्स में क्या करोगे, आयरन कोर है इसमें, आपने आयरन कोर हटा दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आयरन कोर अगर रिमूव कर दोगे तब क्या होगा। तो याद रखना इस बात को, जब भी आपका ये कॉम्बिनेशन दिया है और आयरन कोर को उसके बाद हटा दिया है, अब किसी भी सर्किट में जो एक्सल होगा, आयरन कोर से एक्सल मिलेगा, और एक्सल 0 होता है डीसी सर्किट में, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीसी सोर्स है, तो डीसी में एक्सल 0 हो जाएगा, तो बल्ब की ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन ब्राइटनेस। आगे चलें, अगर दूसरा केस हम डिस्कस करें, अगर सोलोनॉइड है और आयरन रॉड किया, अब डीसी सोर्स नहीं है, तो जब भी आपके पास सोलोनॉइड है, आपने आयरन रॉड लगा दिया, तो क्या होगा, अब आप रॉड को इंसर्ट कर रहे हो, तो हमारा एक्सल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा, तो ग्लोइंग भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड केस ये हो सकता है कि बल्ब और कैपेसिटर ले लिया, एक बार डीसी लगा दी, एक बार एसी लगा दी, तो डीसी से सोर्स में अगेन वही आई में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे एसी सोर्स लगाओगे आप, कैपेसिटर में आपको पता होगा कैपेसिटिव एलिमेंट होता है 1/ωc, ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, और सी अगर डिक्रीज हो जाएगा आपका, तो लैंप आपका साइन करेगा, क्योंकि इस केस में सी डिक्रीज होगा, लैंप साइनिंग देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है फ्री फॉल का। अगर आपका कोई एक वायर है और वो वायर आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और उसको आपने फ्री फॉल किया, तो बच्चों जब भी वायर को आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से फ्री फॉल करोगे, तो ना तो ई इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना तो आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कट कर रहे हो, क्योंकि तभी इंड्यूस होगा जब आपका फ्लक्स कटिंग होगा, आपने ना ही यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ को कट करा, ना हॉरिजॉन्टल को करा, तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा ये फ्री फॉल होगा, तो इस केस में जो ईएमएफ होगा वो डू नॉट इंड्यूस, वो इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अपना रॉड गिरेगी जैसे गिर रही थी। अगर आप इसी में किसी मेटल रॉड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखते हो, अब फ्री फॉल करते हो, अब देखो ईस्ट वेस्ट में रखा आपने, तो अब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये पूछा जाएगा आपसे कि ईएमएफ कहाँ पर इंड्यूस होगा, तो यहीं पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करोगे, किससे, रॉड से। थर्ड कंडीशन, ये 2 होगा, ये आपके टू स्पेरिकल बॉल हैं, टू स्पेरिकल, फर्स्ट इज मेटालिक एंड सेकंड इज ग्लास बॉब हैं ऑफ सेम साइज अलाउड टू फ्री फॉल। आपने इसको फ्री फॉल किया, एक मेटल की है और एक ग्लास की है। अब जैसे आप इसको गिराएंगे बच्चों नीचे, तो जो मेटल वाली बॉल है, मेटल वाली, वो आराम से आएगी, वो स्लोली गिरेगी, और जो आपकी ग्लास वाली बॉल है या बॉब है, वो आपकी फास्ट गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि मेटल वाली बॉल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मेटल जाएगा तो एडी करंट हो जाएगा, एडी करंट इंड्यूस होगी तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो हमारा क्या कहते हैं, आई इंड्यूस होने की वजह से लॉस हो जाएगा, तो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा फिर, तो इसलिए वो स्लोली आएगी। और यहाँ पर ग्लास बॉब में ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं, ये आपका सीधा गिर जाएगी नीचे और फास्ट गिरेगी। और यही पूछा जाता है कई बार कि कौन फास्ट गिरी, कौन आराम से गिरी। आपके जेई में भी आए क्वेश्चन कई बार आए हैं, और नीट में बहुत पहले आता था, अब ये नीट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या पता कभी उनका अगर मन करा तो वो इस क्वेश्चन को ज़रूर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वैसे तो ये टॉपिक अपने में बहुत बड़ा है कि एलसी सर्किट में कितनी करंट होगी। आपको एक एलसी सर्किट दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि भैया एलसी नहीं, एलआर करो इसको, एलआर सर्किट में क्या करंट होगी। ठीक है, एलआर, एलसी को कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो एलआर सर्किट में 2 कंडीशन होती हैं, एक होती है ग्रोथ ऑफ करंट, एक होती है डीके ऑफ करंट। तो आपको बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं। तो ग्रोथ ऑफ करंट होगी, तो ग्रोथ ऑफ करंट में जब चार्जिंग होती है करंट की, तो करंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आती है, E0 1 - e की पावर टाइम ओवर आर
टाइम से कितना आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट कर लीजिए, चलो इसको, ये ना टाइम कांस्टेंट है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये जो टाइम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है L/R। ठीक है, तो अगर डीके होगा उसके बाद डिस्चार्ज भी तो होगा, तो डिस्चार्जिंग होगी तो उस केस में जो करंट होगी वो होगी I0 e⁻t τ/L। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं कि अगर ये I है और ये आपका T है, I और T के बीच में जो ग्राफ होगा वो जनरली ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये ग्रोइंग है, इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ बीच में इसकी वैल्यू होती है 0.63 I0। अगर नीट वाले देख रहे हैं तो उनसे यही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा कभी। ठीक है, और जे वालों से तो पूछा ही जाता है ये τ/L पे। ठीक है, और डीके ही अगर डीके करोगे आप यहाँ पे, तो डीके में टाइम के रिस्पेक्ट में ये ऐसे डिक्रीज होगी, जैसे एक्स आपके हाइपरबोला y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ होता है। और एक वैल्यू पूछेगा अगर कि τ/L पे कितनी वैल्यू होगी, तो 0.37 I0 होगी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका ग्रोइंग या ग्रोथ ऑफ करंट है, ये डीके ऑफ करंट है, डीके ऑफ करंट। ठीक है भैया, तो ये पूछा जाता है कई कई बार, आप देखिएगा इसको, एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं इसी में। अब है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट आपको पहले तो पता ही है, ऐसी करंट जो आपकी अपनी करंट और करंट की डायरेक्शन चेंज कर रही है पीरियोडिकली। ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है पीरियोडिकली। ठीक है, और वहीं पर डीसी में नहीं होगी। जब इसके करंट को आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, साइनोसॉइडल, साइन और कॉस के फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। और यहाँ पर करंट एक ही डायरेक्शन में होगी, करंट कांस्टेंट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, कांस्टेंट या यूनी डायरेक्शन। कैसे होगी भैया, ऐसे होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एसी बेकार या डीसी बेकार, कौन सी ज़्यादा खतरनाक होगी, तो आप कहोगे डीसी ज़्यादा खतरनाक होगी। सोचो एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो क्या हाल करेगी। ठीक है, तो हमारे घरों में एसी चलती है बच्चों, जनरली जो एसी चलती है हमारे घरों में 220 वोल्ट हमारा उसका वोल्टेज। तो हमारी जो VRMS, देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एसी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, या पहले इसका VRMS बताता हूँ, √2 × 220, तो हमारी उसकी जो टोटल VRMS वैल्यू होती है 311 वोल्ट होती है, और फ्रिक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। अब मैं आपको एक बात ही बताऊंगा बच्चों कि जैसे ही आप कभी करोगे एसी से रिलेटेड, तो देखो एसी में ना ये चीज़ होती है E0 sin ω t +φ कोई फेज होगा। ऐसे ही आई की भी वैल्यू दी रहेगी, I0 sin ω t +φ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में पीक वैल्यू कहा है, पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, E0 या I0, ये हमारी पीक वैल्यू है। आपसे क्वेश्चन में भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब पीक वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है मैक्सिमम पीक, तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लोगे। समझ में आया, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू नहीं लिखा है तो आप उसको RMS वैल्यू कंसिडर करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें पहली चीज़ है एवरेज वैल्यू कितनी होगी एसी की। तो कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू, चाहे आप करंट की निकालो चाहे आप EMF की निकालो, 0 होगी। ठीक है, और हाफ साइकिल में जो इसकी वैल्यू होगी, एक याद कर लो, दोनों एक जैसी ही हैं, बस ये पीक वैल्यू है, याद रखना। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2/π करके इतना आता है, तो कभी ये भी पूछा जा सकता है। RMS वैल्यू, जिसको मैं RMS वैल्यू कह रहा हूँ, RMS वैल्यू और पीक वैल्यू में ये रिलेशन है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि RMS वैल्यू अगर निकालनी है तो समझो ये पीक वैल्यू का 1/√2 है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने पीक वैल्यू कही है तो I0 लो, अगर नहीं दी है पीक वैल्यू तो फिर RMS IRMS लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले, अगर कुछ वेव फॉर्म दिए हैं मैंने आपको, जैसे साइनोसॉइडल है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर है, जैसे स्क्वायर वेव है। इसमें अगर आप देखें, अगर ये जो हमारा यहाँ पर ग्राफ बन रहा है बच्चों, कि हमने एक ग्राफ बनाया, ये वाला एक ग्राफ बनाया, और इस ग्राफ में मैंने आपसे कहा कि इसकी RMS वैल्यू बताओ, तो कितनी हो जाएगी, I0/√2, इसकी I0/√2, I0/√2, इसकी I0 हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मे बी आई हो सकता है या वी हो सकता है सब में, ठीक है, और यहाँ पर तो टी ही होगा। ये तो आरएमएस वैल्यू हो गई। आगे चलें, अगर एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, क्योंकि ये दो आपके सिलेबस में हैं। हाफ वेव और फुल वेव में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पर √2 नहीं है, यहाँ √2 है, और बाकी जो सबके लिए फॉर्मूला है वो तो ये है भैया IERMS का, लेकिन इस ग्राफ के लिए पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है हाफ वेव फुल वेव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसमें 2-3 टर्म और हैं, मैं उनको अलग से एक स्लाइड में आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है फॉर्म फैक्टर, ठीक है, वैसे नहीं पूछा गया लेकिन मुझे लगता है कभी कभी पूछेंगे फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का मतलब ये होता है कि आरएमएस वैल्यू कितनी है अपॉन में एवरेज कितनी है, इन दोनों का अगर आप रेशियो करोगे तो फॉर्म फैक्टर निकल आ जाएगा। और एक होता है पीक फैक्टर, और पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू ले लो और उसको फिर डिवाइड कर दो आरएमएस से, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे पूछ दिया गया कि साइनोसॉइडल के लिए फॉर्म फैक्टर बताओ, तो भैया कितना आ जाएगा। साइनोसॉइडल के लिए अगर फॉर्म फैक्टर एफ पूछ दें तो आपको क्या करना है, आपको आरएमएस को एवरेज से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, π/2√2, जिसकी वैल्यू आती है 1.11, साइन एक नंबर। वैसे ही अगर हाफ वेव पूछ दें तो हाफ वेव की आती है बच्चों 1.57। अगर आपसे पूछ दें फुल वेव, इसकी आती है 1.11, दोनों की सेम ही आती है, और इसकी आती है 1। क्या पता है एग्ज़ाम का, बताओ, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कंप्लीट पढ़ो। ये वेरिएशन जो है करंट या वोल्टेज का है टाइम के रिस्पेक्ट में। आगे चलते हैं, जैसे कि ये वेव है, आपसे आरएमएस पूछा जाएगा तो आपको ये मेथड अप्रोच करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ पर मेन ये है कि आपको RLC सर्किट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन लैग कर रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ करके रखा है। देखो ये सब में वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। अगर आप इसमें करंट निकालोगे, डेरिवेशन है एक हल्का सा जो कि मैं नहीं कराने वाला हूँ, बाद में अलग से करवाऊँगा। तो CBSE की डेरिवेशन की सीरीज़ हमारी चल रही है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं और उसमें डेरिवेशन कवर कर सकते हैं। तो ये और ये, तो यहाँ से आप बच्चों क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन इससे कैसे बना हुआ है। आप जब इसमें करंट निकालोगे तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। तो फेजर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फेजर। तो फेजर बनाओगे तो फेज यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर देखो 90 का आया, और देखो यहाँ पर ना करंट लैग कर रही है, तो करंट लैग कर रही है बिहाइंड V, और यहाँ पर करंट अहेड है V से, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, बात ध्यान क्या रखनी है, देखो करंट लैग तो कर रही है ना, इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको एक अलग से बता देता हूँ इस बात को। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की, अगर आपसे ये कहा गया कि करंट लैग बिहाइंड, तो फेजर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हैं, और एक दो बार इसके डेरिवेशन ना आप कर लीजिए। कितना रट्टा मारेंगे, ये है बाई कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री कर रहा है, और ये किस में होता है, ये आपका होता है इंडक्टर में। तो इसी को हम एक और वर्ड में लिख सकते हैं जो आपके NCERT में लिखा है, क्या, करंट लैग। मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट कंटेंट के साथ आऊँगा, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन कंटेंट में दम रहेगा, ये आप खुद ही देखेंगे। बिहाइंड V बाई, ये अगर लिख के आ जाएगा ना तो आप कहेंगे सर ये क्या दे दिया आपने, 1/4 साइकिल। ये जो पूरी साइकिल है उसका 1/4 साइकिल है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। और जो हमारा L है, वैसे भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक गाना है ना, मेरे तो L लग गए, मतलब मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया, तो करंट के साथ यहाँ बुरा हो गया, समझ रहे हैं। तो ये हमारे सर्किट थे, यहाँ तो दोनों सेम फेज में थे, यहाँ पर क्या था, करंट में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो इसको एडजस्ट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो करंट के L लग गए, मतलब लैग बिहाइंड हो गया, और इसमें करंट आगे पहुँच गया कैपेसिटर में। अब इसी को थोड़ा सा आगे, अच्छा इसमें ध्यान रखना, ये तो इंडक्टर के लिए, अगर इसको हम कैपेसिटर के लिए लिखें तो आप कह सकते हैं करंट अहेड बाई V/90, या वोल्टेज लैग बिहाइंड बाई करंट 1/4 साइकिल, ठीक है। आगे देखें, 3 चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी, एक देखी थी हमने रजिस्टर, एक देखी है हमने XC। अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरे को ना, ये पूरा जो बिहेव करता है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो रेजिस्टेंस तो कहेंगे नहीं, तो हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। तो किसका है, इंडक्टर का है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो अगर हम इसको देखें तो इसको हमने बोल दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू ये हो गई, इसको बोल दिया कैपेसिटिव। तो इसका ग्राफ पूछा जा सकता है कि भैया एक्स सी और एफ का बताओ, एक्स एल और एफ का बताओ, जो कि ऐसा बनेगा। ये तो लीनियर है ना, आप देखो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है और एक्स सी 1/f है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये सर्किट पढ़ लो, सब कुछ आ जाएगा। सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में आपको जैसे ये वैल्यू तो हमेशा यही मिलेगी, साइन ओमेगा टी, और जो करंट है ना, इसमें जो करंट की वैल्यू निकलेगी, हमें पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आई नॉट की, वो ये है, देखो आई नॉट बाई जेड। और ये जेड जो है ये इम्पीडेंस है। जेड क्या है? इम्पीडेंस है, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, और सब में फेज आपने निकाला था, इसमें फेज निकलता है 10XL माइनस XC बाई आर, या आप ये कह सकते हैं, ये जो है ना बच्चों, ये एनसीईआरटी में दिया है इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो कई बार हो सकता है आपसे पूछा जाए, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। इसका अगर मैं फेजर एनालिसिस करूँ तो इसका फेजर ऐसा बनता है, देखो ये आई है तो वी आर इसके डायरेक्शन में, अगर वोल्टेज ये है तो इंडक्टर यहाँ पहुँचेगा तो कैपेसिटर इधर पहुँच जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ देखा था अभी। कहाँ? यहाँ पे देखो, इंडक्टर में वोल्टेज यहाँ था, ठीक है, ये वी एल ऊपर था और वी सी नीचे था, तो यही मैं सीरीज में एक साथ बना रहा हूँ, तो ये बना दिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दूसरा आपको क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि आई नॉट कितना होगा। आई नॉट होगा आपका ई नॉट बाई जेड, और जेड कितना होगा? जेड होगा आपका अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जेड हो गया। तो यहाँ पर फेज भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भैया ये है आपका फेज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें इसी में अगर आप देखें, ये जब फेज आप बनाते हैं, फेज के बाद कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक्स एल आपका एक्स सी से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो एक्स एल ज़्यादा हो गया तो एक्स एल ज़्यादा हो जाएगा तो वी एल भी ज़्यादा हो जाएगा, और वी एल ज़्यादा हो जाएगा तो इंडक्टिव हो जाएगा। और वहीं पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्स सी ज़्यादा हो गया, तो एक्स सी अगर ज़्यादा हो गया एक्स एल से, तो आपका एक्स सी का जो वोल्टेज है वो एल से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कैपेसिटिव हो जाएगा। और वहीं पर अगर आगे आप देखो, एक्सएल और एक्सी के अगर बराबर हो जाएगा तो एक कंडीशन निकलती है प्यारी सी, उस कंडीशन का नाम है आपका बच्चों रेजोनेंस कंडीशन। अभी हम उसको आगे देखेंगे। तो ये आपका रेजोनेंस कंडीशन हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ ग्राफ देखते हैं। अब जो हम रेजोनेंस कंडीशन को अगर देखें तो रेजोनेंस कंडीशन बच्चों ऐसे होती है, अगर आपका एक्स एल एक्स सी के बराबर हो गया, कैपेसिटिव दोनों रिएक्टेंस बराबर हो गए, तो ओमेगा सी 1/ओमेगा सी आपके बराबर हो जाएगा ओमेगा एल के। तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आ जाएगा? रूट एल सी। और इसको बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, और रेजोनेंस कंडीशन में ये कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 1/रूट एल सी और एक 2 पाई का इंटू हो जाएगा। तो जो रेजोनेंस है, इस पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, मेटल डिटेक्टर। ठीक है, मेटल डिटेक्टर जो वर्क करता है वो बेस्ड ऑन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का आपका ग्राफ है। किसी भी सर्किट में अगर आपको ग्राफ मिलेगा तो रेजोनेंस में जो हमारा इम्पीडेंस जेड और फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो आपका ये होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आगे इसमें और चलें, अगर इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आपने रिएक्टेंस पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? रिएक्टेंस पढ़ा। तो रिएक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं 1/, अगर रिएक्टेंस है आपका रिएक्टेंस, उसको एक हम टर्म देंगे अभी, और 1/, इम्पीडेंस जो है, या आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस जो है, इस रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस को बोलते हैं एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। और जो आपका रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है उसको बोलेंगे ससेप्टेंस। क्या बोलेंगे? ससेप्टेंस। ठीक है, क्या बता डायमेंशन पूछ ले 1-2 नंबर में, तो ये फॉर्मूले तो आने ही चाहिए। ठीक है जी, आगे चलें। अब ये 3 इसलिए बनाए हैं, देखो मान लो आपके पास सर्किट हो गया आर एल, मान लो आपके पास सर्किट हो गया आर सी, मान लो आपके पास सर्किट हो गया एल सी। तो अगर ये सर्किट आपके पास होते हैं और आपसे पूछ दिया जाए कि
कि भैया बताओ इसमें करंट कितनी होगी, ये क्या होगा, तो आपको मैंने सीरीज़ का बताया है अभी, तो सीरीज़ का ये रिलेशन होता है। तो जैसे आर सी होगा तो आर और सी वाले को ही लो, अगर आर एल होगा तो आर लो एल लो, ठीक है। तो जैसे मान लो आर एल है तो आर एल में जो करंट हो जाएगी आई नॉट, वो क्या हो जाएगा ई नॉट ओवर जेड, और ई नॉट तो ई नॉट ही रहेगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडरूट क्या होती थी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ही होती थी, तो एल ही एल है यहाँ पे, तो जो नहीं है उसको हटा दो। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको दूंगा बार दोबारा कि इसको फिलअप करो। तो करंट की वैल्यू आपको सीरीज याद होना चाहिए, एक बार आपको ये सीरीज याद है, अगर जैसे एक्सएल पूछा मतलब आर सी पूछा तो सी एल को हटा दो, आर एल पूछा तो सी हटा दो, आर सी पूछा तो एल हटा दो, एल सी पूछा तो आर हटा दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, इसको आप फिलअप करेंगे। रेजोनेंस कंडीशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, और आप देखेंगे एक्सएल इक्वल टू जो एक्सी है, यहाँ से हमारी ये कंडीशन निकल के आएगी जिसमें हमारा ये जो एक्सएल है, एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रूट एल सी हो जाएगा, और 1 रूट एल सी होने के बाद हमारे यहाँ से रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और सेम यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है और करंट है मैक्सिमम हो जाएगा, और ये इम्पीडेंस प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। पावर डेसिपेट यहाँ पर जो होगी ये आपकी मैक्सिमम होती है और ये वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। आगे देखें, ये तो हमने देख ही लिया। जो रेजोनेंस है उसकी जो शार्पनेस नापते हैं बच्चों, वो नापते हैं क्वालिटी फैक्टर से। किससे नापते हैं? क्वालिटी फैक्टर से हम किसी भी रेजोनेंस की शार्पनेस को नापते हैं, ठीक है। अब शार्पनेस नापने के लिए फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर बैंडविड्थ, और ये अगर आपको दिया है तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ लास्ट ईयर इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जो फॉर्मूला अगला बनेगा वो ये बन जाएगा, ये आपको ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या है, जो शार्पनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ज़्यादा शार्पनेस कम, और रेजिस्टेंस कम शार्पनेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगी। जो Q है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन आर, डू नॉट डिपेंड्स ऑन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जो मज़ेदार बात ये है, अगर आप आगे जाएं, इसमें हमारा क्या है बैंडविड्थ का केस। तो जो बच्चों बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ हमारी दी जाती है 2 डेल्टा ओमेगा से, या आप कह सकते हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये डायग्राम में जितना इधर है इतना ही इधर भी है, तो ये जो बैंडविड्थ दी जाएगी R बाई एल से दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी डेल्टा ओमेगा पूछेगा तो डेल्टा ओमेगा हो जाएगा R बाई 2L, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में। आगे चलते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों पावर होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो RMS वैल्यू ली जाती है, IRMS cos फाई। cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, जो कि डायमेंशन लेस होता है। इसकी वैल्यू हमने रख दी, इसकी वैल्यू रख दी। अब देखो, अगर आप रजिस्टिव सर्किट में निकालेंगे, हमने अभी भी देखा था रजिस्टिव सर्किट में जो फेज होता है वो आपका 0 होता है, तो 0 होगा cos 0, 1 हो गया, पावर आपकी मैक्सिमम होगी। और वहीं पर इंडक्टिव में 90 आगे 90 पीछे, ठीक है। ये पीछे 90, ये आगे, तो इसमें पावर क्या हो जाएगी, दोनों में 0 हो जाएगी। और अदर केस में अगर आपको निकालनी है तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपसे मान लो पूछा जाता है कि एल आर की पावर बताओ, तो सी को हटा दो, एक्स एल बाई आर कर लो। अगर आपसे पूछा जाता है सी आर की निकालो, तो आप एल को हटा दो, समझ रहे ना। तो मेनली डिपेंड करेगी पावर इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक। आगे चलते हैं। इसको करने से पहले जो हमारी पावर है बच्चों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हमारा पूछा जाता है कई बार, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जिसमें आपकी जो पावर लॉस है बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कई बार, जैसे आपको मैं आपको एक इसको बना ही देता हूँ। आपको दिया गया है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक ऐसा दिया है, और I इक्वल टू आपको दिया है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और आपसे कहा कि पावर लॉस बताओ, ठीक है। तो जब आप इसका पावर लॉस बताएंगे तो इसमें क्या होगा, पावर हो जाएगी आपकी ERMS IRMS इंटू कॉस फाइव, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं I²R। तो यहाँ से कुछ टर्म है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए वॉट फुल करंट कितनी होगी,
वॉट फुल करंट कितनी होगी। तो वॉट फुल करंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा IRMS इंटू cos फाई। आपसे पूछा जाएगा वॉट लेस करंट कितनी होगी। वॉट लेस करंट मतलब जिसमें लॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है, पावर लॉस जीरो हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू होगी IRMS साइन फाई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ दिया जाए वॉट लेस पावर कितनी होगी तो आपको वॉट लेस करंट यूज़ करनी पड़ेगी, तो ERMS IRMS इंटू cos फाई, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो है मेरा वो है LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशन में जनरली हमारा यहाँ पर LC अगर सर्किट है वो एक ऑसिलेशन करना लग जाएगा, तो वहाँ पर आपके NCERT में भी एक क्वेश्चन है LC ऑसिलेशन का जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं अपना ऑसिलेशन वाला। तो LC ऑसिलेशन में कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा तो मैं इसमें डिस्कस अभी थ्योरी नहीं कर रहा हूँ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पर होगी LC ऑसिलेशन में √L/C होगी। LC ऑसिलेशन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहली। दूसरी बात, और टोटल एनर्जी जो होगी LC ऑसिलेशन में ½ Li² प्लस ½ Q²/C, कैपेसिटर और इंडक्टर के अलोंग। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो 1/C है, 1/C जो इक्विवेलेंट होगा आपका वो किसके हो जाएगा, जो 1/C मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस है, वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K के बराबर या K के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा पूछता है तो आप इसको ध्यान रखना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है NCERT में, उसको मैं थोड़ा डील कर रहा हूँ। ये आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बताओ ये जो एनर्जी होगी इस चार्ज के अक्रॉस कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगी। तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल जो ये एनर्जी है ये कब होगी, ये पूछा जा सकता है। कम्प्लीटली मैग्नेटिक कब होगी, ये पूछा जा सकता है। और लास्ट इक्वली दोनों होंगी, ये पूछा जा सकता है। इक्वली मतलब इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक भी। 3 केस ये क्वेश्चन ही है आपका। अगर आप देखेंगे तो इसकी मैं आपको बता दूं, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि जो Q है आपका प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू Q कब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो Q है आपका ये कब जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट वाला है ये इक्वली शेयर होगा, इसका मतलब है Q की वैल्यू आपकी प्लस माइनस Q0/√2 कहाँ पर हो जाएगी। तो टाइम इसका आप याद रखिएगा। इसको अगर आप ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो पहले का टाइम आएगा n/2। ये टाइम है बच्चों, t है छोटा वाला t, ठीक है। n यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो बड़ा वाला t टाइम पीरियड है, 2n+1 बड़ा वाला t/4। और लास्ट वाला जो हमारा बनेगा वो बनेगा 4n+1 t/8। और दूसरा टाइम हो सकता है 4n+3 t/8। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इसको देखना है तो आप NCERT के क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया, क्या पता आ जाए। n यहाँ पर सब में इंटीजर है, जो बड़ा t है वो टाइम पीरियड है। तो डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं यहाँ से। L/R की डायमेंशन क्या होगी, तो आपको इंडक्टेंस और R की डायमेंशन लेके नहीं आना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा टाइम मारना पड़ेगा। ओमेगा पूछ लेगा, 1/√LC का पूछ लेगा तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। LC का पूछेगा तो t²। और वहीं पर अगर आपसे पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इनके पूछेगा तो आपका वो नो डायमेंशन होता है। एक बात ये ध्यान रखना, अगर आपसे इंडक्टेंस का पूछेगा, क्योंकि भैया टाइम बचाना है, टाइम सेविंग क्वेश्चन निकालने हैं, चाहे जेई है नीट है, या आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछ दे या आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ दे, तो आप उतने बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाओगे। सीधा सीधा क्या लिखोगे, एनर्जी की डायमेंशन और उसके नीचे एम्पियर स्क्वायर से डिवाइड, तो आपके एल की निकल जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, एनर्जी की डायमेंशन लेनी है। एनर्जी की डायमेंशन लेने के बाद उसको डिवाइड कर देना है एम्पियर स्क्वायर से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होगी, ठीक है भैया। अब वहीं पर अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया फ्लक्स की क्या डायमेंशन होगी, समझ रहे हैं, आपसे क्या पूछ लिया जाए कि फ्लक्स की क्या डायमेंशन होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन होगी एनर्जी की लोगे और उसके बाद ए का डिवाइड कर दोगे,
क्लियर है यहाँ तक, एनर्जी ओवर ए। और इसका ये, और कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपसे बैक ईएमएफ नाम से फेमस जो बंदा है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम एल से दिखाते हैं। सॉरी। आगे चलते हैं ईएम बीम में। ईएम बीम में और सरल चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले मैक्सवेल की इक्वेशन, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये तीनों लॉ को हम एम्पियर लॉ कहते हैं, जिनका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। जो ये एम्पियर लॉ है, ध्यान रखना इसमें, इस एम्पियर लॉ में यहाँ पर आईडी लिखा है तो ये मॉडिफाइड लॉ है। आईडी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। सेकंड, यहाँ से कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देखो, आईसी से दिखाते हैं, आईडी से दिखाते हैं। ये ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे ड्रिफ्ट होंगे उसकी वजह से होता है, और ये होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है। आगे चले इसमें, फिर ये फॉर्मूले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो, हो सकता है आपको वी और आई दिया है तो आई सी आई डी के बराबर होगा, और आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। सॉरी, 3 फॉर्मूले बनते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका स्केच है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का या ईएम वेव का। तो देखो इसमें, ये तो इसका डायग्राम है, ये ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जे में है, तो आपसे पूछेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हमेशा होता है ई क्रॉस बी, ठीक है। और वेक्टर आना चाहिए, ई क्रॉस बी कर लीजिए, डीओपी निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे। सॉरी भैया, सॉरी, खेद है इसके लिए मेरे को कि खांसी आ रही है। आई एक फ्लो में बोलने से वैसा हो गया है, खराश हो रही गले में बच्चों, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं आ पा रही थी, थोड़ा तबीयत ढीली है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये आई है, ये जे है, ये के है। तो वेक्टर में क्या होता है कि यहाँ से क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर बीच में कोई छूट गया तो माइनस के साथ, जैसे आई जे है तो ये के हो जाएगा। अगर मैं आई के लिखता हूँ तो ये माइनस जे होगा, ठीक है। कोई भी दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर तो होगा ना, लेकिन वो बीच में नहीं छूटना चाहिए, अगर वो बीच में छूटेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये डीओपी से बहुत क्वेश्चन आए हैं। एक बात और बता दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, ये पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशंस। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स लगवाए हैं आपके लिए। ईएम वेव प्रोड्यूस होता है, ये आपको याद होने चाहिए, ये पन्ने आपको याद होने चाहिए। प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, या आप कह सकते हैं ऑसिलेटिंग चार्ज, या आप कह सकते हैं एक्सीलरेटिंग चार्ज। और एलसी ऑसिलेटर जो हमारा ये ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। बेसिक प्रॉपर्टी, ई बी और डीओपी परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायर्ड एनी मीडियम। ट्रांसवर्स नेचर इसका होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर मतलब जिसमें वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होते हैं। ई और बी सेम फेज में होते हैं। सेम फेज मतलब जैसे आपको, एक मिनट आप सुनिए, जैसे आपको ये दिया है, आपको जैसे ई की वैल्यू दी है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो सेम फेज या सेम ऑसिलेशन का मतलब है ये सेम होगा। अब आपको बी निकालना है जैसे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और जो ई नॉट है उसकी जगह पे इसका मैग्नीट्यूड आएगा बी नॉट, जिसको हम निकालना भी सीखेंगे, और ये सेम एज इट इज़ नोट हो जाएगा। तो ये इसलिए लिखा है। इक्वेशन आपका ये हो गई, ये सेम फेज तभी लिखा है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पर जो बच्चों स्पीड है, अगर फ्री स्पेस होगा तो ई बाई बी सी या 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम है तो ये 3 स्पीड में से कोई भी आपका लग सकता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, जैसे कि आप सभी को पता है, 2 तरह के यहाँ पे फील्ड हैं, 2 तरह की एनर्जी डेंसिटी होगी, लेकिन दोनों बराबर होती हैं, दोनों का रेशियो 1 होता है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। अच्छा, एक बार ना ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। अब इसके आपसे डायमेंशन पूछी है 1000 बार, तो डायमेंशन पूछिए तो ये है क्या, ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन निकालो ना।
अब यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की ला रहे हैं, फिर आप ई की ला रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। और वैसे ही मैग्नेटिक की अगर मैं लिखूँ तो मैग्नेटिक है हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, और प्रैक्टिकली ये दोनों बराबर होती है, और बराबर होंगी तो दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का रेशियो बच्चों 1 होगा। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक ओवर टोटल बताइए, तो टोटल में क्या होगा, टोटल में दोनों का सम होगा, और दोनों बराबर है ना, दोनों अगर बराबर होंगी, जैसे ऊपर इलेक्ट्रिक दिया है तो नीचे 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना इलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक ओवर, जैसे आपसे क्या पूछा जाए, इसमें अगर पूछा जाए कि म्यू इलेक्ट्रिक ओवर म्यू टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो इसका आंसर हमेशा 1/2 आएगा। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक भी लिख देता है तब भी 1/2 आएगा। तो ये आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। आगे देखेंगे मोमेंटम ऐसे डिफाइन होता है, और ये जो रेडिएशन प्रेशर है, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके रेडिएशन प्रेशर के हैं। एब्जॉर्बिंग में एक ही सरफेस तो U/C, रिफ्लेक्टिव में 2 सरफेस, एक आने में एक जाने में तो 2U/C। DOP लिख दी है, मीडियम में λ/6 लिख दिया। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, आपको ये डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे देखिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स पढ़ ली ना आपने, तो जैसे C है, आपको C नहीं पता, आपको कहेगा कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताओ, इसकी पूछेगा। तो भाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की ज़रूरी नहीं है आपको आएगी, आप C की लाओ। C की क्या होती है, स्पीड, LT-1, 1 मिनट में हो गया, ठीक है। और वैसे ही आपसे पूछेगा रूट इसकी निकालो। अब अगर आप स्मार्ट बच्चे हो तो आप मेरा ये नोट्स फॉलो करेंगे, तो आपको पता है म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट जो होता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे सर इसकी डायमेंशन सीधा सीधा रेजिस्टेंस क्यों हो जाएगी, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बताओ, या बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट की बताओ, तो आप अगर अच्छे बच्चे होंगे, समझदार होंगे, स्मार्ट होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये करोगे भैया, एप्सिलॉन नॉट की लाओ, फिर ई की लाओ, दोनों का इसको स्क्वायर करके प्रोडक्ट करो, बताओ कितना ज़्यादा तामझाम है। इसमें तो आपको पता ही होना चाहिए, एनर्जी की होती है ml2 T-2, वॉल्यूम की हो गई L3, ऊपर ले जाओ सॉल्व कर दो, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने ये जो लाइन है कुछ NCERT से उठा के रखे हैं, जैसे रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट, ये आपको याद होना चाहिए। ओजोन लेयर कहाँ होती है, क्या प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल इफेक्ट क्या है, ये सारा देखा है मैंने, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यूज। तो सबसे पहले ये जो स्पेक्ट्रम है ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारी जितनी भी EM वेव है वो हो गई। कैसे प्रोडक्शन है, क्योंकि जेई वालों से मैं ये कह रहा हूँ आप प्रोडक्शन और डिटेक्शन भी तैयार रखें, तो नीट वाले भी तैयार रखें। पेपर ज़्यादा कठिन दोनों में नहीं आता, मेन से में कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं सिमिलर आते हैं। यूज मैंने लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट यूज हैं, NCERT से ही टेबल उठाई ये लिख दी है, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि इनको उसमें लगाओ, पैटर्न में लगाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, गाड़ी, और गाड़ी से निकाल लो जी, जी से निकाल लो गामा, ठीक है भैया। गाड़ी XUV, मेरा तो सपना है कि XUV लूँगा, आपका भी होना चाहिए कोई ऐसा सपना, XUV। और ये अल्ट्रावॉयलेट है और ये विजिबल है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, गाड़ी XUV इन, तभी तो लूँगा ना जब मेरी रेंज में होगी, इन माई रेंज। I से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और M से माइक्रोवेव, और लास्ट में आपका है R से रेडियो वेव। ये आपके EM वेव का स्पेक्ट्रम है। तो जब भी आप ऐसे जाओगे, जब आप गाड़ी से लेके कहाँ को जाओगे, रेंज की तरफ जाओगे, तो रेंज तो बड़ी होती है, बड़ी गाड़ी के लिए रेंज भी तो बड़ी होनी चाहिए, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। और फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी, सॉरी वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रिक्वेंसी घटेगी, समझ रहे हैं। जब हम गाड़ी से रेंज की तरफ जाएंगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा, तो फ्रिक्वेंसी घटेगा। तो कई बार ऐसा आ जाता है बच्चों, जैसे 4 वेव दे देंगे, एक गामा उठा के दे देंगे, एक माइक्रो दे देंगे, एक विजिबल दे देंगे, कहेंगे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तब आपका काम यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर उन महाशय ने आपसे ये दे दिया, तब थोड़ा सा आपको
टास्क लेना पड़ेगा। और ये जो गाड़ी है ना बच्चों, ये जो मैंने ट्रिक लिखी है, गाड़ी एक्स इन माई रेंज, इस स्पेक्ट्रम में नीचे से ऊपर को लिखी है। तो इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। देखो 400 से 900 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर सभी को पता है कि 400 से 700 हमारी ये हो गई। बस आपको आप कुछ नहीं करना है, इस 700 को यहाँ लिख लो, इस 400 को यहाँ लिख लियो। यहाँ भी n एक mm हो गया, यहाँ भी एक nm हो गया, क्योंकि ऊपर को जाने में बढ़ेगी ना तो mm हो जाएगा। फिर ये एक यहाँ उठा लो और ये 0 पॉइंट यहाँ उठा लो। तो ऐसे क्रिस क्रॉस करके आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करें तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तब तो आप इजीली उड़ा देंगे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म में। अगर नहीं आता है फिर आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप इसको याद करो, मैं यही सजेशन दे रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। ओह ख़त्म हो गया बच्चों, चलो बहुत जल्दी फास्ट एंड फ्यूरियस में मैंने इसको ख़त्म करवाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस एक दो चीज़ और बताता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है पेंट्रेटिंग पावर, इसी में कभी अगर पूछा जाएगा पेंट्रेटिंग पावर, तो पेंट्रेटिंग पावर का मतलब है छेद करने की पावर। जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही बढ़िया पेंट्रेट करेगा। और पेंट्रेट एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? मास पे करेगी। तो बस सबसे ज़्यादा एक्सरे की होगी, फिर गामा की होगी, फिर बीटा की होगी और फिर अल्फ़ा की होगी, समझ रहे हैं। और दूसरा स्पीड के टर्म में अगर आप देखें, स्पीड अगर पूछा आपसे तो स्पीड में अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है। ये अल्फ़ा और बीटा आपके ईएम वेव नहीं है, याद रखना इस बात को। अल्फ़ा बीटा है आपके रेडियो एक्टिव वेव, गामा भी रेडियो एक्टिव है। तो इसलिए क्वेश्चन इन तीनों से मिक्स आ जाता है, समझ रहे हैं। अल्फ़ा आपका है रेडियो एक्टिव वेव, ठीक है। और बीटा आपका क्या है? रेडियो एक्टिव। गामा क्या है? ईएम वेव के साथ साथ रेडियो एक्टिव भी है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक मैंने बच्चों अगर आप इसमें देख रहे हो, मैंने ये पॉइंटिंग वेक्टर के आगे कुछ नहीं लिखा है। तो पॉइंटिंग वेक्टर भी क्या होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये आज हमारे टाइपिंग वाले ने कुछ नया सोचा है। कंटेंट में है अगर दम तो नहीं होने चाहिए लाइक शेयर कम। चलो अच्छा है अगर आप इनकी बात मानते हो। बच्चों आज ये मैं तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने एक अपने स्टूडेंट से ये सारी चीज़ें टाइप करवाई, उसको मैटर देके। तो मैं उसका भी थैंक यू कहूँगा उससे भी, जिसने ये काम कर दिया मेरा। और अच्छा है, वो कहता भी है मेरे से कि आप शेयर आप बोला करो, आप बोलते ही नहीं हो तो कैसे होंगे। तो भाई जिसको पढ़ना होगा वो खुद ही करेगा ना भाई, मैं तो काम करता रहूँगा अपना, ठीक है। तो मैंने ना बच्चों एक पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था, पॉइंटिंग वेक्टर, वो मैंने छोड़ दिया था, पॉइंटिंग वेक्टर। तो बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है आपका, इसको एस से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू होती है ई क्रॉस एच ओवर म्यू नॉट। ये बात ध्यान रखना। ई है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट है आपकी परमिटिविटी। तो ध्यान रखना जो पॉइंटिंग वेक्टर है यहीं से पॉइंटिंग थ्योरम बनती है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ईएम वेव होता है। और अगर आप इसमें जानना चाहते हो, ये जो एस है यहाँ पे, ये एस को हम बोलते हैं एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। आई होप आपने ये पसंद किया हो। काफ़ी टाइम लग गया इसको आने में, क्योंकि चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं बच्चों, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। अभी भी ये उतना बेस्ट नहीं है क्योंकि मैं अच्छा फील भी नहीं कर पा रहा हूँ। और करते हैं कुछ और बढ़िया करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ गलत हो गई है तो आप वो भी बताइएगा, क्या अच्छा पार्ट लगा वो भी बताइए, क्या बुरा लगा वो भी बताइए, कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई वो भी बताइए। बस मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, ये मैं आपको दोबारा बताऊँगा जब हम डायरेक्शन निकालते हैं, जब हम लेंज लॉ का कंसेप्ट लगाएंगे तो उसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने आज नहीं कराए, इसको मैं कराऊँगा आपके अगली वीडियो में। उसको मैं ब्लैक बोर्ड वाली बना दूंगा तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन लेंज लॉ पे है। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे है और ये अपने कॉज का ही अपोज करता है जिससे ये पैदा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान जरूर रखें। आप सोचेंगे कि अभी थोड़ी तबीयत ख़राब हो भी जाएगी तो क्या होगा बच्चों, एक दो दिन का लॉस उससे जानो जिसका एक दो दिन लॉस हो जाता है। तो इसलिए ये मौसम बहुत बेकार है, अभी मानसून है, इधर उधर पानी भी भर गया है, ज़्यादा बारिश में ना घूमें, बाहर का खाना छोड़ दें क्योंकि थोड़ा पानी इस बार अभी ख़राब हो जाता है। थोड़ा घर में ही खाएँ जो भी खाएँ, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके
एक दिन 2 दिन से डिपेंड नहीं करती, वो पूरे 365 दिन में आपने कैसा सोचा है वो डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, विशिंग ऑल द बेस्ट।